ओके जी। पेमेंट ऑफ चेक क्रॉस स्पेशली मोर देन वंस। हम लोगों ने ये बातें वैसे पहले पढ़ ली हैं, लेकिन अब ये सारे प्रोटेक्शन वहीं चलनी है, वही बातें चलनी है, तो बस रिपीट करके साथ साथ समझाता जाऊंगा। वे द चेक इज क्रॉस स्पेशली टू मोर देन वन बैंकर, मतलब कि अगर वो स्पेशल क्रॉसिंग हुई हुई है और एक से ज्यादा वहां पे कलेक्टिंग बैंकर के नाम लिखे हुए हैं, तो भाई जरूरत क्या थी, फिर लिखो ही ना। अगर आपने 2-3 बैंक लिख देने हैं तो उससे बेहतर लिखो ही ना। तो उस केस में होगा क्या, द बैंकर ऑन हुम इट इज ड्रॉन, यानी पेइंग बैंकर क्या करेगा, रिफ्यूज कर देगा। तो अगर निकलो यहां से, ये क्या तरीका है, बात समझ आई। एक्सेप्ट व्हेन क्रॉस टू एन एजेंट फॉर कलेक्शन, ये वही एक्सेप्शन है जो अभी पीछे समझाई कि एक बैंकर दूसरे बैंकर अपने एजेंट के नाम पे स्पेशल क्रॉसिंग कर सकता है, एक क्रॉसिंग के ऊपर डबल स्पेशल क्रॉसिंग हो सकती है। क्या ये बात समझ आ गई? पढ़िए एग्जाम्पल फिर 8 और 9, अगर समझ आ गई है तो। प्लीज कोई बात समझ ना आए तो बता दीजिएगा। एट और 9। जी क्लियर, समझ में आ गई, पक्की बात है, सबको समझ आ गई है। पेमेंट ऑफ अ क्रॉस चेक इन ड्यू कोर्स, लेंगे वही कॉन्सेप्ट आ गया पीछे से लेकर। पेइंग बैंक, इफ व्हेन पेइंग बैंकर, वेयर पेइंग बैंकर मेक्स अ पेमेंट इन ड्यू कोर्स, यानी वो तमाम शराइत जो आपको मैंने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ाई हैं कि पेमेंट इन ड्यू कोर्स में विदाउट नेग्लिजेंस हो, फिर टेन्योर के मुताबिक पेमेंट हो, जिसको पेमेंट की है उसकी पोजेशन में और कहीं से कोई शक ना हो, यही बातें थी ना। Where the paying banker makes a payment in due course, the paying banker and the drawer are entitled to be positioned as if the check had been paid to and received by the true owner thereof। तो ऐसा समझा जाएगा कि ट्रू ओनर को पेमेंट हो गई, और अगर पेमेंट हो गई तो लायबिलिटीज डिस्चार्ज होंगी। तो ड्रॉर भी आजाद अपनी लायबिलिटी से, पेइंग बैंकर भी आजाद अपनी लायबिलिटी से। फंसेगा कौन या नुकसान कौन बियर करेगा, वो ओरिजिनल ऑनर जिसने इन्फॉर्म नहीं किया बैंक को कि स्टॉप द पेमेंट के लिए। इज दैट क्लियर? पढ़िए एग्जांपल 10, अगर ये बात समझ आ गई है तो। जी क्लियर, अच्छा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मुनव्वर के नाम का चेक था और फेक मुनव्वर ने अपने अकाउंट में जमा करा लिया, ऐसे ही हुआ जी। सो पेइंग बैंकर कहीं से वेरीफाई पेमेंट इन ड्यू कोर्स करते हुए कहीं ये पकड़ पाएगा कि ये मुनव्वर वो नहीं था जिसको चेक मिला हुआ है? नहीं। वो निकले वो बैंक क्या देखेगा, इंस्ट्रूमेंट देखेगा, डेट है, फिगर्स है, अमाउंट और फिगर मैच है इन वर्ड्स और इन फिगर्स, डेट साइन ठीक है, चेक पे कहीं ओवर राइटिंग तो नहीं, मैक्सिमम ये देख पाएगा। मुनव्वर तो उसका कस्टमर ही नहीं है। और जब कलेक्टिंग बैंकर वेरीफाई करेगा मुनव्वर को, तो वो देखेगा यार वो दूसरा तो मेरा कस्टमर ही नहीं है काशिफ, मुझे क्या पता काशिफ का साइन कैसे होते हैं। सो पेइंग बैंकर भी आज़ाद हो गया, उधर से कलेक्टिंग बैंकर ने भी आज़ाद हो जाना है। क्या बात समझ आ रही है? फादर नेम भी तो हो सकता है, क्या हो गया है, मुनव्वर क्या नाम लिखूं जी पूरा बोलिएगा। लो जी मुनव्वर फारूकी आया कोई, क्या फर्क पड़ता है, टाइटल सेम होना चाहिए, आप सही कह रही हो, अगर टाइटल सेम नहीं होगा तो वो मसला होगा। अनलेस के एंडोर्स कर दो फिर खत्म हो जाएगा काम। पेमेंट ऑफ क्रॉस चेक आउट ऑफ ड्यू कोर्स, वेयर द पेइंग बैंकर, ये उसके उलट बात लिखी हुई है, वेयर द पेइंग बैंकर मेक्स अ पेमेंट आउट ऑफ ड्यू कोर्स, द पेइंग बैंकर शैल बी लायबल टू द ट्रू ओनर ऑफ द चेक फॉर एनी लॉस ही मे सस्टेन ड्यू टू द पेमेंट ऑफ सच चेक। क्या बात समझ आ गई? अगर पेमेंट इन ड्यू कोर्स ना हुई तो पेइंग बैंकर जिम्मेदार है, खत्म, क्लियर। पढ़िए, तब भी ड्रॉर जिम्मेदार नहीं है। चलो जी पढ़िए एग्जांपल 11,
यानी यूं कहूं कि क्लाइंट के सिग्नेचर ही फॉर्ज थे, पेइंग बैंकर ने पेमेंट कर दी, और भाई जब तेरे क्लाइंट के सिग्नेचर, तो तेरी गलती हुई ना। क्या मेरी बात, मैंने चेक इशू किया है, मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड का क्लाइंट हूँ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड के पास मेरे सिग्नेचर स्पेसिमेन मौजूद हैं, और अगर मेरे ही सिग्नेचर फॉर्ज्ड हैं तो फिर बैंक जिम्मेदार हुआ ना, फिर ड्रॉर जिम्मेदार ना हुआ। क्या बात समझ आ रही है? चलें पढ़ें। जी पढ़ ली एग्जाम्पल सबने, समझ भी आई है, पक्की बात है, क्लियरिटी आ गई है ना। लो जी, अब मैं जरा ये दो लाइनें छोड़ के आगे जा रहा हूँ। प्रोटेक्शन टू द बैंकर इन केस ऑफ डिफेक्टिव टाइटल। कलेक्टिंग बैंकर की डेफिनेशन लिखी हुई है, इज द वन हु रिसीव द पेमेंट ऑफ क्रॉस चेक ऑन द बिहाफ ऑफ हिज कस्टमर। इफ द collecting banker has collected a check on behalf of a person having defective title, the collecting banker would be protected and would not be liable to the true owner provided it proves that it acted in good faith and without negligence। यानी वही प्रोटेक्शन कलेक्टिंग बैंकर को भी हासिल है कि अगर उसने वो कस्टमर से पेमेंट, पेइंग बैंकर से पेमेंट रिसीव करके अपने फेक मुनव्वर को डिलीवर कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है, तब भी बैंक कहेगा मेरी तरफ से कोई नेग्लिजेंस नहीं है, तो कलेक्टिंग बैंकर भी आजाद है अपनी लायबिलिटी से। क्या बात समझ क्लियर हो गई? कॉन्सेप्ट हो गया क्लैरिटी? चलो पढ़ो एग्जांपल 13। जी एग्जांपल ना समझ आए तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा। जी सबको समझ आई है, पक्की बात है? चलो अच्छा, अब एक छोटी सी बात, आज के सिस्टम में ना इतना सिस्टम इम्प्रोवाइज हो गया बैंकिंग कि अगर मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का चेक इशू करता हूँ और से किसी बच्चे का मिजान बैंक का अकाउंट है, तो ये तकरीबन ना 1.5-2 दिन लग जाते, 2 दिन वर्किंग डेज लग जाते हैं अमाउंट ट्रांसफर होने में तकरीबन, ठीक है। मैं ऑनलाइन ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा, थ्रू इंस्ट्रूमेंट बात कर रहा हूँ, क्रॉस चेक हो अगर तो। अब होता पता क्या है, अगर स्टैंडर्ड चार्टर की बात करूँ ना, तो स्टैंडर्ड चार्टर ने क्या किया, फॉर एग्जांपल ये चेक मिजान बैंक से मेरे अकाउंट में आ रहा है, तो स्टैंडर्ड चार्टर ने क्या किया है, स्टैंडर्ड चार्टर की ऐप के अंदर ना 2 बैलेंस नजर आते हैं, एक होता है करंट बैलेंस, एक होता है अवेलेबल बैलेंस। फॉर एग्जाम्पल क्लियरिंग हाउस के अंदर ये दोनों बैठे, दोनों बैंक्स, और पेइंग बैंकर ने ओके कह दिया कि हाँ भाई पेमेंट क्लियर है, आप कर दें पेमेंट इस चेक के बिहाफ पे, ऐसे ही होना ना। एक्चुअली तो पेइंग बैंकर ने पे करना है, कलेक्टिंग बैंकर तो रिसीव कर रहा है। स्टैंडर्ड चार्टर को ओके का सिग्नल मिल गया, फंड्स नहीं अभी आए, तो होता क्या है यहां पे ना, आपके अवेलेबल बैलेंस से मैं कहूं मेरा बैंक अकाउंट नील है और अवेलेबल बैलेंस आ रहा है 1 लाख रुपए का वही चेक, जबकि करंट करंट बैलेंस आ रहा है 1 लाख रुपए का चेक, क्योंकि क्लियरिंग में और साथ लिखा होगा सीएल जी होता है, समटाइम इस तरह होता है क्लियरिंग, और अवेलेबल बैलेंस होता है 0। यानी बैंक इतना से आना है, जब तक उनको फंड्स वहां से आ नहीं जाते मिजान पेइंग बैंकर की साइड से, वो हमारे अकाउंट में अवेलेबल नहीं करता। आज ये सिस्टम चलता है, मतलब ये चूंकि इंटरनेशनल बैंक है इसलिए इसके सिस्टम्स जो हैं वो ज़्यादा इम्प्रूव्ड हैं
एज कंपेयर टू बाकी बैंक की ऐप में तो ये नजर ही नहीं आता ना क्लियरिंग का चेक। इनकी ऐप में क्लियरिंग चेक नजर आना शुरू हो जाता है कि 1 लाख रुपया आपका है, अभी नहीं देंगे जब तक पेइंग बैंकर से, यानी इस ओके के सिग्नल के बाद ये बैलेंस नजर आना शुरू हो जाता है, लेकिन मिलता नहीं है, यूज नहीं कर पाते आप। फिर जो ही वहां से फंड्स ट्रांसफर हो जाते हैं कलेक्टिंग बैंकर को, तो आपका करंट बैलेंस और अवेलेबल बैलेंस बराबर हो जाता है। फिर आप इस्तेमाल करें एटीएम या चेक जो भी यूज करना चाहें। क्या मेरी बात समझ आई है? लेकिन अगर आप थोड़ा सा बैकवर्ड जाएं और 1881 पढ़ रहे हो आप लोग, तो होता क्या था, ओके का सिग्नल आता था पेइंग बैंकर से, कलेक्टिंग बैंकर क्या करता था, अपने कस्टमर को पेमेंट कर देता था। कलेक्टिंग बैंकर, ये कलेक्टिंग है, ये अपने कस्टमर को पेमेंट कर देता था। अब हो सकता है बाद में ओके नहीं 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 मैं पेमेंट नहीं कर रहा, ओके किया था लेकिन अब पेमेंट नहीं कर रहा, तो फंसेगा कौन? कलेक्टिंग बैंकर फंस जाएगा, उसके हाथ से पैसे जा चुके हैं अपने पैसे। तो उसने कहा दिस प्रोटेक्शन टू द रिसीविंग बैंकर इज अवेलेबल इवन इफ इट क्रेडिट्स कस्टमर अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ द चेक बिफोर रिसीविंग द पेमेंट फॉर देयर ऑफ। बेशक उसने इस रिसीव करने से पहले ओके के सिग्नल पे पेमेंट कर दी है ना, अब ये बंदा की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये बंदा ये पेमेंट रिसीव करेगा मिजान से, और मिजान की तरफ से ये समझा जाएगा लायबिलिटी फुलफिल हो गई है या उसकी लायबिलिटी निकलेगी, कलेक्टिंग बैंकर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। क्या मेरी बात समझ आई है? कलेक्टिंग बैंकर को यहां पे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी है लॉ ने। क्या बात क्लियर हुई? पढ़िए एग्जांपल 14 प्लीज। जी एग्जाम्पल 14 पक्की बात समझ में आ गई सबको? क्लियर? चल सकता हूं आगे? लो जी, एक लास्ट छोटी सी बात कि प्रोटेक्शन देने के चक्कर में बैंक लॉ थोड़ा सा मजीद एक स्टेप आगे चला गया और दोनों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, पेइंग बैंकर को भी और कलेक्टिंग बैंकर को भी। एक स्टेप आगे जाकर ये लाइन जरा थोड़ी सी आपको लगेंगी बड़ी अजीब सी हैं, लेकिन इनफैक्ट ये प्रोटेक्शन है थोड़ी सी एक्स्ट्रा किस्म की, फ्लेवर एक फेवर मिल रही है। However, a paying banker shall not be responsible if it pay checks in good faith and without negligence where a check is presented for payment which does not appear to be जी ओके जी। तो पेइंग बैंकर शैल नॉट, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं जरा, पेइंग बैंकर शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इफ इट पे द चेक्स इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस वेयर check is presented for payment which does not appear to be crossed or have had crossing which has been altered। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि पेइंग बैंकर ने एक ओवर द काउंटर पेमेंट कर दी और कहा जब मेरे पास आया था तो ये क्रॉसिंग नहीं थी, मैंने कोई नेग्लिजेंस नहीं की, तब ये क्रॉसिंग नहीं थी, ये बाद में क्रॉसिंग डाली किसी ने, या क्रॉसिंग थी और उसे किसी ने से रिप्लेस किया हुआ था। लाइक क्रॉसिंग ऐसे है ना, आप इसको रिमूव करना चाहो तो आपने कर दी रिमूव, और उसकी क्या, जैसे आपने कभी पीस ऑफ पेपर से कोई चीज गायब की है, ऐसे इरेजर्स मिलते हैं, कभी आपको इल्म है? ये ब्लेड नहीं, इरेजर मिलते हैं ऐसे, जो आपके पेपर की जो अपर लेयर, अगर पेपर अच्छा लगा हो 100 ग्राम प्लस का, तो आपकी जो पेपर की अपर लेयर है ना, वो इतनी बारीकी से गायब होती है कि वो रबड़ से मिट जाता है, पेन आपकी बॉल पॉइंट मिट जाता है? सरकारी कागज नहीं बात कर रहा, मतलब कि ऑडिटर को भी कई दफा उसकी जरूरत पड़ जाती है कई दफा, तो हम लोग भी वो रेजर, सो उसमें क्या होता है, अगर आप चेक के ऊपर भी वो इस्तेमाल करो, चूंकि वो ग्राम पेपर अच्छे होते हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो ऑल्ट्रेशन हो चुकी है। अगर मैं करूंगा तो आपको इल्म नहीं होगा कि यहाँ से बहुत ध्यान से देखोगे तो शायद आपको फील आए कि वहां पे पेपर की फील डिफरेंट है, अदरवाइज गायब।
वो चीज ही गायब हो जाएगी वहां से, वो 2 लाइनें गायब हो जाएंगी। तो बैंक अगर ऐसा क्लेम कर दे कि मेरी तरफ से ये क्रॉसिंग था, ये बाद में चेंज हुआ, या क्रॉसिंग नहीं था बाद में क्रॉसिंग ले ली, मैंने तो कोई नेग्लिजेंस नहीं की, तो उसका बयाने हल्फी पे भी उसको बख्श दिया जाएगा। तो वो ये कहना चाह रहे हैं, एक स्टेप आगे चला गया थोड़ा सा पेइंग बैंकर को प्रोटेक्ट करने के लिए। एग्जाम्पल पढ़िए, आपको समझ आएगी, पढ़िए इधर एग्जाम्पल। जी क्लियर, समझ भी आई है कि बाद में चेंज हुई है लेकिन स्टिल बैंक प्रोटेक्ट किया जा रहा है, कलेक्टिंग बैंकर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। सेम प्रोटेक्शन सॉरी पेइंग बैंकर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, सेम प्रोटेक्शन कलेक्टिंग बैंकर को भी हासिल है। सेम सिमिलरली, इफ द कलेक्टिंग बैंकर हैज कलेक्टेड अ चेक which does not at the time of delivery appear to be crossed account payee or to have had crossing account payee which has been altered, the banker in good faith and without negligence collecting the payment of check and crediting the proceed to the customer account shall not incur any liability by reason of the check having been so crossed। यानी वही वाली बात जो कलेक्टिंग आपने पेइंग बैंकर को बचत छूट दी है, कलेक्टिंग बैंकर को भी वही छूट हासिल है कि वो कहे कि ये तो बाद में हुआ है, मेरे जब देखा था तब क्रॉसिंग नहीं थी, ये बाद में हुई है, या क्रॉसिंग थी तो ऑल्टर हुई थी, मुझसे पकड़ी नहीं गई, मैंने तो अपनी तरफ से कोई नेग्लिजेंस नहीं की। तो लॉ कहता है कि उस केस में बचत हो जाएगी। एग्जाम्पल 15 में एक अगर एक्चुअल केस आपको सुनाऊं, अगर ऐसा कुछ तो आपको शायद समझ आ जाए। मैंने पहले भी एक कंपनी का नाम लिया था, अब दोबारा नहीं लेता क्योंकि कैमरा लगा हुआ है। उस कंपनी के अंदर फॉरेंसिक ऑडिट हमने कंडक्ट किया, तो उसके अंदर क्या हुआ कि चेकबुक गायब थी। कैशियर ने, मैंने एग्जांपल पहले दी हुई है, कैशियर ने क्या किया, कैशियर ने जिस दिन उसने सोचा कि उसने फ्रॉड करना है, उसने जितने एम्प्लॉइज थे जिनकी कैश में सैलरी थी उनके पैकेट्स बनाए हुए थे, पैकेट्स बनाए होते हैं लेबर के ना, तो वो एम्प्लॉय आए नहीं हुए थे उस दिन लेबर, उसने वो सारे पैकेट पकड़े, जेब में डाले, भाग गया। अब कंपनी उसको ढूंढ रही है, नहीं मिला, कंपनी ने कहा लो जी इतना नुकसान हो गया कि डेली वेजर को जो नहीं आए हुए थे उनको दोबारा तनख्वाह देनी पड़ेगी। वो आराम सुकून से देके बैठ गए। बाद में उन्होंने थोड़ा सा चेक किया कि हाँ भाई कोई ऐसा सूरत हाल तो नहीं है कि कोई चेक शेक गायब हुआ हो, तो उन्होंने वो देखा, उन्हें पता लगा यार चेकबुक भी गायब है। उन्होंने हमें बुलाया, इनवाइट किया कि हमारा एक काम कर दें, फॉरेंसिक ऑडिट कर दें। तो उन्होंने तब तक का एस्टिमेट किया हुआ था 1 मिलियन का, कि 10 लाख रुपए के कैश जो है वो चेकबुक के थ्रू, एक चेकबुक गायब थी तो निकल चुका, वो तो लहदा बात है। हमने उन्हें बताया कि तुम्हारी एक और चेकबुक भी गायब है, तो फिर उसमें से भी पैसे निकल रहे थे 50-50 हज़ार करके। अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आपको वो कैशियर क्या कर रहा था बहुत बड़ी अमाउंट का चेक नहीं बनाता था, वो छोटी अमाउंट का चेक बनाता था, 50,000 तक के बिलो लिमिट का, 45 का, 40 का, 50 का, ताकि बड़ी लिमिट का बनाएगा तो एकदम बैंक में डेबिट क्रेडिट नजर आएगा, तो 50-50, 40-40 चलता रहेगा तो नुकसान नहीं होगा। अब वो बंदा डायरेक्टर्स के साइन खुद कर रहा था, हाथ साफ था उसका, पुराना मुलाजिम था उनका, उनके साइन खुद कर रहा था वो। अब मुझे से, मैं आपको सिचुएशन क्यों बता रहा हूं ये वाली, उसने साइन किए होंगे, बैंक में गया होगा, बैंक को प्रेजेंट कर दिए होंगे, पेइंग बैंकर के पास चेक गया होगा, उसने देखा होगा साइन भी हैं, स्टैंप भी हैं, और बंदे के साइन स्पेसिमेन के साथ मैच किए होंगे, वो मैच भी हो रहे हैं। पेइंग बैंकर ने क्या होगा, पेमेंट कर दो, और उन्होंने पेमेंट कर दी सपोज वो कैश का था तो कैश की पेमेंट कर दी होगी। अब मुझे सारे में बात बताओ, जो क्या आपको लगता नहीं अभी पड़ा है कि पेइंग बैंकर विदाउट नेग्लिजेंस हो, पेमेंट इन ड्यू कोर्स तो तभी फायदा देगी ना जब विदाउट नेग्लिजेंस हो। तो अब इसमें बैंक की नेग्लिजेंस है कि नहीं, स्पेसिमेन तो थे बैंक के पास डायरेक्टर के, बोलो अब क्यों नहीं, क्यों नहीं जिम्मेदार होगा, स्पेसिमेन मैच कर रहे थे। ये वही सिनेरियो है जो भी आप प्रोटेक्शन पीछे देख के आए हो कि क्रॉसिंग थी, वो कहेगा यार ये साइन मैच करते थे, आप देख के देख लो। अब एक और क्या इसको टेस्ट कैसे किया जाता है, कोई और रीजनेबल बैंकर लिया जाएगा सेम एक्सपीरियंस वाला, वो वेरीफाई करेगा, और अगर वो कह देगा ना हाँ ये मैच करते हैं, तो इट्स मींस कि अब नेकेड आई के साथ वो पकड़ा नहीं जा सकता था, उन बैंक की तरफ से कोई गलती नहीं है, सो बैंक इज रिलीज फ्रॉम द लायबिलिटी। तो नुकसान किसका हुआ, ड्रॉर का, बात समझ आई, या ड्रॉर क्या, कंपनी का, बात समझ आई है। तो ये वो दो प्रोटेक्शन है जिनकी रियल अगर मैं आपको इमेज दूं तो वो इस तरह की होती है।
रियल इमेज समझ आई है थोड़ी सी आपको मैंने क्या समझाया है कि देखो बैंकर की नेग्लिजेंस है हमारी नजर में कि उससे स्पेसिमन देख उसका अकाउंट होल्डर था, सिग्नेचर मौजूद थे, बट वो आपको अगर दिखाए कि हूबहू वही है, तेरे से भी ज्यादा अच्छे किए हुए हैं, मतलब अगर तू करे तो शायद उतने मैच ना करे, तेरे से ज्यादा अच्छे करके बैठा हुआ, तो इसका मतलब है आप बैंक की गलती नहीं है। बैंक अनटिल और अनलेस आप बैंक को इन्फॉर्म करते हैं कि उनके साथ कोई फ्रॉड, कि हमारे साथ कोई हाथ हुआ है, तो प्लीज बराए मेहरबानी हमारे चेक्स को स्क्रूटनाइज करें, तो बैंक कर लेता। वरना तो बैंक ने कहना है कि पिछली जो अभी आपने बात पढ़ी है उसके मुताबिक मैं आजाद हूं, तो बैंक की कोई लायबिलिटी नहीं थी। क्या बात समझ आई? जी आगे चलिए। रेवोकेशन ऑफ बैंक्स अथॉरिटी। ले जी, अब ये वो बात कि बैंक वैसे तो अथॉरिटी रखता है कि उसके पास चेक आए वो पेमेंट करे, वो लायबल है क्योंकि आपका अकाउंट उस बैंक में, आपके डिपॉजिट उस बैंक में, बैंक की लायबिलिटी है टू पे, और वैसे भी वो ड्रॉई है, ठीक है, तो ही इज लायबल टू पे। तो उस केस में वो कहता है बैंक शैल नॉट मेक पेमेंट ऑफ अ चेक इश्यूड बाय द कस्टमर इन द फॉलोइंग केसेस। बैंक इन 3 सिनेरियो में पेमेंट नहीं करेगा। नंबर 1, बैंक को कॉल आ जाए, प्लीज स्टॉप द पेमेंट, इस चेक की पेमेंट मत कीजिएगा, तो बैंक पेमेंट नहीं करेगा। तो काउंटर मांड ऑफ पेमेंट मींस कस्टमर ऑर्डर टू स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक। ये बात क्लियर? सेकंड, कस्टमर की डेथ का नोटिस मिल जाएगा बैंक को, घर वाले ही बताते हैं यूजुअली जाके कि पान लगा गया, अकाउंट फ्रीज कर दें ताकि ये ना हो कि कोई और यूज कर सके। सो ऑन द रिसीविंग नोटिस ऑफ द कस्टमर डेथ, कस्टमर की डेथ का नोटिस मिल जाएगा, तो जितने भी चेक इशू किए होंगे उस डिसीज पर्सन ने, कस्टमर बैंक उसकी पेमेंट रिफ्यूज कर देगा। इज दैट क्लियर? जो ही उसे नोटिस मिलेगा, नोटिस से पहले जितने चेक आ गए वो सारे क्लियर कर देगा। और अगर घर वालों को लगा कि बाप इतना अमीर था ही नहीं, ठीक है, और उन्होंने नोटिफाई किया ही नहीं बैंक को, तो फिर समझ लो कि जितने भी चेक अगर फ्रॉडुलेंट चेक भी हुए वो भी क्लियर हो जाएंगे अगर होने हुए तो, ठीक है, क्योंकि बैंक स्टॉप पेमेंट नहीं करेगा। तीसरी चीज, जब कोर्ट आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है ना, तो वो आपका एक नोटिफिकेशन बनाता है, आपके नाम का एक खूबसूरत सा लव लेटर बनाता है और हर अदारे को बताता है इसके साथ काम ना करना, ये इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका हुआ है। उसमें से एक इंस्टीट्यूशन आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होती हैं। तो जब आपके पास सीएनएसी पहुंच चुका है कि ये बंदा और एक बात बता दूं, आज के ज़माने में सिस्टम में सीएनएसी फीड कर दिया जाता है, बार बार याद रखने की ज़रूरत नहीं होती कि इसका ऑर्डर आया हुआ था। सो सिस्टम में फीड हो जाता है, उसके साथ लिंक हो जाता है ऑर्डर, ताकि उसके बाद वो कहीं भी किसी भी ब्रांच में जाने की कोशिश करेगा तो जो ही उसका सीएनएसी एंटर किया जाएगा वो वहीं से उसको रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा कि वो बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता। तो एक तरीका ये भी है कि अगर उसका कोई बैंक अकाउंट खुला हुआ है तो उसका कोई भी चेक आया बाद में तो वो फ्रीज हो गया हुआ, वो पेमेंट उसको नहीं मिलने, वो उसका चेक क्लियर नहीं होगा, बैंक रिफ्यूज कर देगा क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर अवेलेबल है। क्या बात समझ आ गई है? सो ऑन रिसीविंग द नोटिस ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ द कस्टमर एज अ इंसॉल्वेंट। क्या बात समझ आ गई? एडजुडिकेशन ऑफ द कस्टमर एज एन इंसॉल्वेंट, नोटिस ऑफ एडजुडिकेशन, लीगल ऑर्डर। 16-17 पढ़िए प्लीज। मुसलमानों हिम्मत है ना? सिक्सटीन 17 डन। चलें आगे, 18 भी पढ़ लो तो एक दफा प्लीज। कौन? बैंक रिफ्यूज कर दे हम, किस पर्सपेक्टिव में? अगर तो बैंक को बताया ना कि चोरी हो गया, बिठा लेते हैं आपको, बैंक वाले बिठा लेते हैं, क्या जा बैठ जा, आपकी याद आ रही है बैठे, ठीक है। लेकिन अगर आपने जेन्युइन, जैसा मैंने एक जेन्युइनली मिस्टेक एक दफ़ा हुआ कि एक इंश्योरेंस का चेक आया और मैंने उनको बोल दिया, मेरी मदर ने रिसीव किया, चेक संभाल लिया उन्होंने, मुझे नहीं पता, मैं बैंक को कॉल कर दी, मैं इंश्योरेंस को, मैंने कहा आपका चेक नहीं आया, उन्होंने पुराना चेक स्टॉप करवा के दूसरी की पेमेंट दूसरा पे भेज दिया, मुझे दूसरा भी नहीं मिला क्योंकि मदर ने दूसरा भी संभाल लिया। अब मैं उनको लगातार ईमेल्स कर रहा हूँ कि तुम लोग क्या कर रहे हो, अकल मौत है, तुम मुझे कह रहे हो चेक रिलीज हो गया, सर हमारी तरफ से पहुंच चुका है, आप पता करें। मैंने फिर पता किया तो उन्होंने कहा हाँ तेरे 2 लेटर आए थे वहां संभाल के रखे हुए मैंने, तो वो दोनों पे स्टॉप पेमेंट लग चुकी थी।
अब अगर ऐसा सिनेरियो तो मैं बैंक के पास पहले लेके गया, उसने कहा स्टॉप पेमेंट है सर, वापस कैंसिल करके वापस देते हैं आपको, वैसे नहीं वापस करते, कैंसिल कर देते हैं आपका, ताकि दोबारा आप ये हरकत करें ही ना कहीं जाके। और अगर आपके खिलाफ कोई पीछे एफआईआर हुई हो और फिर पता लगा हो कि चोरी हुआ है बला बला बला, फिर वो बिठा लेगा बैंक वाला कि बैठे जरा 2 मिनट, इतनी देर में वो बुला लेगा जिसको बुलाना है। लेकिन बैंक यूजुअली ना बाउंस करके ना वापस कर देता, बाउंस करके वापस कर देता। कि अगर कंप्लेन ऐसी है जो जिसने खुद इन्फॉर्म किया ना मैंने कि यार मेरे स्टॉप पेमेंट लगी हुई, फिर मैंने उसको बोला यार स्टॉप पेमेंट लगवाई हुई है, रिलीज करवा, उसने फिर रिलीज करवाई, फिर मैंने जाके वहां से पेमेंट ली, इस तरह होता है। ठीक है, सो अदरवाइज ऐसे नहीं हर केस में नहीं इन्वॉल्व होगी, लेकिन अगर ऐसा केस है जहाँ चोरी हुई है वहां पे शायद वो कहेगा बैठ तू 2 मिनट आन दे। ठीक है, रूल्स एप्लीकेबल टू बैंक ड्राफ्ट। ठीक है जी, आगे चलिए। सो लास्ट एक पॉइंट बैंक ड्राफ्ट का, देखो जी मुख्तलिफ बैंक्स इस अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंट नाम से बुलाते हैं। कुछ बैंक इसे कहते हैं पे ऑर्डर, कुछ कहते हैं डिमांड ड्राफ्ट, कुछ कहते हैं कैशियर चेक। तो मल्टीपल नेम्स हैं एक ही प्रोडक्ट के जो मैं पढ़ाने लगा हूँ। मैंने क्या बोला कि मुख्तलिफ नेम हैं एक ही प्रोडक्ट के। कुछ बैंक अगर फॉर एग्जांपल आप मिजान बैंक के पास जा रहे हो या स्टैंडर्ड चार्टर्ड के पास जा रहे हो तो वो कहते हैं पे ऑर्डर बना देते हैं हम आपको। आप यूबीएल के पास चले गए, वो कहते हैं हम तो बनाते हैं कैशियर चेक, सीसी बोलते हैं, वो इसको पीओ बोलते हैं, इसको सीसी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। कुछ कहेंगे नहीं नहीं हम तो डीडी बनाते हैं, डिमांड ड्राफ्ट। तो नाम एक ही नेम डिफरेंट है प्रोडक्ट के, लेकिन काम तीनों चीजें एक ही हैं। इसमें होता क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने किसी को पेमेंट करनी है और मैं सिक्योर पेमेंट करना चाहता हूँ। यूजुअली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जितनी पेमेंट होती है वो पे ऑर्डर के थ्रू लेते हैं, चेक नहीं लेते। उसकी वजह बताता हूँ। देखो मैं क्या करूंगा, मैंने एक पे ऑर्डर बनवाना है, मैं अब तो ऑनलाइन भी फीचर अवेलेबल है, मैं जरा ऑनलाइन वाले फीचर पे नहीं जाता क्योंकि उसको समझाने का फायदा नहीं है। मैं जाता हूँ जरा दूसरे फीचर पे। मैं जाऊंगा बैंक, अपने अकाउंट जहाँ पे मेरा है बैंक में, और मैं उनको जाके कहूंगा जज़ाकल्लाह, मैं उनको जाके कहूंगा यार मुझे ना एक चेक बनवाना है और पे ऑर्डर बनवाना है। वो कहेंगे बिल्कुल ठीक है सर, ये फॉर्म पकड़ें और हमें रिक्वेस्ट कर दें। मैं एक फॉर्म पे सारे पर्टिकुलर्स लिखूंगा कि मेरे अकाउंट क्या है, जिसके लिए पे ऑर्डर बनवाना है उसका अकाउंट क्या है, और सारा करके मैं अमाउंट लिख के उनको जमा करा दूंगा। वो क्या करेंगे बैंक वाले, वो सबसे पहले मेरे अकाउंट को डेबिट करेंगे उतनी अमाउंट से जितने का पे ऑर्डर बनाना है। सपोज मैंने 50,000 का पे ऑर्डर बनाना है, वो मेरे अकाउंट से 50,000 डेबिट कर लेगा और अपने पास कस्टडी में रख लेगा। और मुझे एक जिस तरह का चेक होता है ना, हू बहू वही उसी तरह का इंस्ट्रूमेंट बना के प्रिंट करके बैंकर साइन करके मुझे दे देगा। मुझे कुछ नहीं करना, बैंकर मुझे बनाया चेक की तरह का इंस्ट्रूमेंट बनाकर साइन करके मुझे दे देगा और कहेगा जाओ ये जाके क्लाइंट को दे दो। और क्लाइंट का नाम लिखा होगा, उस पर लिखा होगा पे टू एबीसी क्लाइंट। ठीक है, मैं जाऊंगा, मैं जाके एबीसी को जमा करा दूंगा। एबीसी अपने बैंक में जाएगा, प्रेजेंट करेगा और पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप गौर करो, मैंने अगर चेक दिया होता और मेरे चेक में पैसे ना होते और मैं क्लाइंट को चेक दे देता, क्लाइंट बैंक जाता, पता लगता है इसमें तो पैसे ही नहीं है, तो क्या होता, बाउंस होता। ऐसे ही है। मीनवाइल हो सकता है उसने सर्विस दे दी होती तो वो तो ऐसे नहीं मानते, तो वो क्या कहते हैं कि ये तो बाउंस हो जाएगा। आप पे ऑर्डर लेके आए, पे ऑर्डर बाउंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पे ऑर्डर में पहले ही पैसे मेरे अकाउंट से बैंक ने अपनी कस्टडी में ले लिए हुए हैं, मेरे अकाउंट तो डेबिट हो चुका है। डेबिट का मतलब समझ आ रहा है ना, मेरे अकाउंट से तो निकल चुके, अब तो बैंक की कस्टडी में है, तो अब ये किसी भी सूरत में बाउंस नहीं होने वाला। तो गवर्नमेंट को श्योरिटी मिल जाती है कि अब ये पैसे हमारे ही हैं, ये हमारे ही अकाउंट में आएंगे। क्या बात समझ आ गई? पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ऐसी बात है तो फिर इसका मतलब है ये, अब इसमें एक और सिनेरियो समझाने वाला कि अगर इसको कैंसिल करना है, तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने बनवाया और मुझे लगा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, वो कहेंगे ऐसे नहीं वापस होना। अगर कोई बंदा कह दे कि जब ये वापस कर लें, मैं खुद गया, मैं ये वापस कर लें, ना ना ना, जिस पार्टी ने बनवाया था ना उसको कहो इसे कैंसिल करे, वो कैंसिल करेगा, अपनी स्टैंप लगाएगा, तो हम वापस आपको पैसे देंगे। इस हद तक सिक्योर है ये इंस्ट्रूमेंट। मेरी बात समझ आ रही है? और ये हमेशा पेबल टू ऑर्डर बनता है, पेबल टू बेयरर नहीं होता, नाम का बनता है। मैंने भी कहा ना क्लाइंट का नाम एबीसी बैंक, एबीसी क्लाइंट सॉरी, उसके नाम का बनता है। ये ऐसे ये बेयरर नहीं बन सकता। इज दैट क्लियर? और फिर अगर ये किसी के नाम का बना है तो फिर पेमेंट भी वही ले सकता है और कोई पेमेंट, इसकी एंडोर्समेंट भी नहीं होती। पहली बात। एक और बात, क्या ये मेरी बातें समझ आ रही हैं? ये इंस्ट्रूमेंट बड़ी सिक्योर्ड पेमेंट के लिए इस्तेमाल होता है कि भाई जिसको मिलेगा वो खुश है कि कोई बात नहीं, कहीं नहीं जाते पैसे। आपने अक्सर देखा होगा जब
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप व्हीकल परचेज करने जाओ तो वो आपको कहते हैं जाएं सर एक पे ऑर्डर बनवा लाएं हमारे नाम का। वो इसलिए बनवाते हैं, उन्हें पता होता है कि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे। अब ये इंस्ट्रूमेंट बेशक 3 महीने बाद जमा कराऊं, 4 महीने बाद पैसे मुझे मिल जाएंगे, क्योंकि पैसे बैंक के पास है, इंडिविजुअल के पास नहीं है। क्या ये बात समझ आ गई? The rules relating to the payment of check are also relevant to the bank draft. The bank draft is an order issued by one bank on another bank instructing it to pay a specified sum of money to a specified person or his order. क्या हुआ कि एक बैंकर ने दूसरे बैंकर को इंस्ट्रक्ट किया कि तू पे कर दे ये अमाउंट फलां बंदे को। क्या बात समझ आ गई? जैसा मैंने बनाया एबीसी बैंक का, एबीसी क्लाइंट का, एबीसी क्लाइंट जाएगा अपने बैंक के पास, मिजान बैंक के पास, तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड मिजान बैंक को इंस्ट्रक्ट करेगा तू पे कर दे 50,000 रुपीज टू एबीसी क्लाइंट, मेरे पास पड़े हैं मुझसे ले ले। बात समझ आ रही है? अगली बात, बैंक ड्राफ्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट सिमिलर टू द चेक, लेकिन इसकी कुछ डिफरेंसेस हैं। नंबर 1, इट कैन बी ड्रॉन ओनली बाय अ बैंक ऑन अनदर बैंकर। मैंने कहा ना ये हम नहीं बनाते, कौन बनाता है? बैंक बनाता है। एंड नॉट बाय एन इंडिविजुअल एज इन केस ऑफ चेक। चेक के केस में तो हम बना रहे होते हैं ना। इट कैन नॉट बी मेड पेबल टू बेयरर, बेयरर नहीं होगा, हमेशा ऑर्डर बनता है, आगे नाम लिखा होता है जिसके नाम का इंस्ट्रूमेंट बनता है। एंड इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड एज इजिली एज दैट ऑफ चेक, और इसको रोका नहीं जा सकता जैसे चेक को रोका जा सकता है, क्योंकि पेमेंट चली गई होती है, पेमेंट आपकी ऑलरेडी डेबिट हो चुकी होती है। क्या ये बात समझ आई? अच्छा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज, 1 मिनट। डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ क्रॉसिंग अ चेक, ये उसने पूछा है, और साथ पूछा है कि बताओ कि क्या चेक जो है वो स्पेशली क्रॉस हो तो क्या एक से ज्यादा दफा क्रॉस हो सकता है? जो बिल्कुल हो सकता है, अगर एजेंट के नाम की क्रॉसिंग हो तो। लें जी, इसके साथ ही ये एक सवाल है बिलाल और ऑर्डर वाला, ये हमने ऊपर भी पढ़ के आए हैं अभी पिछले चैप्टर में, देखो जरा, ए और बी के नाम से अभी पढ़ के आए हैं। सो मैं इसको नहीं करवा रहा, ये मैंने अभी करवाया थोड़ी देर पहले। और एक ये 2022 में क्वेश्चन आया, स्प्रिंग 20, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था, प्लीज पार्ट ए पढ़िए इसका। स्प्रिंग 20 मार्च अटेम्प्ट का पेपर है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, ए पार्ट जरा पढ़िए प्लीज, और मुझे जरा आंसर बताना है आपने प्लीज, ए पार्ट का आंसर। जो बच्चे अभी आए हैं वो शायद वो चेक वाली बातें नहीं पढ़ पाए मेरे साथ, तो वो भी ट्राई करें, अगर समझ आती है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे लेक्चर अवेलेबल हो जाएगा। जब एक दफा क्वेश्चन पढ़ लें तो प्लान कीजिएगा आंसर, और फिर मैं आपसे पूछूंगा, एक दूसरे को लुकमा मत दीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ ली सबने? चलो प्लान करो अब जरा, आंसर क्या दोगे, प्लान करो अपने दिमागों में कि क्या आंसर बनाओगे, कंक्लूजन बनाओ, और उसकी जस्टिफिकेशन भी बनाओ कि कंक्लूजन येस है, नो है, जो भी है उसकी जस्टिफिकेशन क्या है। जी बन गई। जरा आप देखो, सवाल पूछा है कि एक्सबीएल लायबल होगा ट्रू ऑनर को इफ द चेक वाज क्लियर्ड एंड फंड्स वर ट्रांसफर्ड टू आरडीबीएल। जी आंसर, कोई आंसर आंसर तो लायबल नहीं होगा एक्सबीएल। जी कोई और आंसर इसके अलावा, इसके इसके बरक्स कोई आंसर देना चाहे? ठीक है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिए, आंसर एक्सेप्ट हो गया। और जी दूसरा कोई और आंसर देना चाहे इससे डिफरेंट? लायबल आपने किया है ना, लायबल होगा ना? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, सॉरी जी। और कोई जिसको लगे कि एक्सपीएल लायबल है? नहीं, पक्की बात है? जैसे मैं कहूं, क्यों लायबल होगा जी? बैंक क्रॉसिंग था आरएनबीएल के नाम का, जबकि क्लियर हो रहा है आरडीबीएल के नाम का। यही ट्रिक था एग्जामिनर का।
गलत। बात समझ आई? सो अब बैंक की नेग्लिजेंस है तो आपकी बात ही गलत हो गई। अब तो नेग्लिजेंट है बैंक कि भाई अगर स्पेशल क्रॉसिंग आरएनबीएल के नाम की थी तो आरडीबीएल को क्यों पेमेंट की भाई? सो पेमेंट वाज नॉट मेड इन ड्यू कोर्स, जिसकी वजह से एक्सबीएल वुड बी लायबल टू द ट्रू ओनर। हेलो, देखो एग्जामिनर कितना तेज है, वही आसान सी बात को उसने कितने खूबसूरत अंदाज से आपको ट्रैप किया। हाँ, मैंने आपको एक चीज मैंने भी ट्रैप की आपको, वो मैं बता देता हूं। मैंने आपसे सिर्फ पार्ट ए पढ़वाया, अगर आप पार्ट बी पढ़ते तो आपको खुद ब खुद पता लग जाती है अपनी पार्ट 1 की गलती सॉल्व करने के बाद। पढ़े ना पार्ट बी? हाँ, द चेक वॉज स्टोलन फ्रॉम गालिब वॉलेट एंड बिफोर कि इससे पहले कि चोरी का पता चलता, इससे पहले कि चोरी की ये सारी वारदात डल गई, ये वो कहना चाह रहा है। बिफोर द थेफ्ट वाज रिवील्ड, कि इससे पहले कि गालिब को पता चलता कि उसका चेक गुम हो चुका है, पूरी वारदात डल चुकी है। जरा पार्ट बी पढ़ो। अब पार्ट बी पढ़ के आपको अपनी गलती पता चल जाती है जो आपने पार्ट ए में की होती, क्योंकि उसने अब यहां पे जब यूज किया ना आरएनबीएल, तो फिर आपको पता लग जाता वो कुछ गलत कर रहे हो ऊपर, लेकिन उस टाइम तक टाइम जाया हो गया होता। 4 मार्क्स का सवाल आपने कोई तकरीबन 7-8 मिनट में किया होता और वो जाया हो गया होता। क्या बात समझ आ रही है? तो मैंने आपको जान के रिस्ट्रिक्ट किया यहां तक, यहां तक पढ़े, यहां तक पढ़े, मुझे पता था आप आगे पढ़ लोगे तो फिर कुछ ना कुछ क्रैक हो जाएगा बीच में से। सो अब इस केस में क्या होगा कि अगर अब आरएनबीएल को ही प्रेजेंट हुआ है, फिर अब बैंक लायबल, एक्सपीएल लायबल होगा क्या? नो। ठीक है जी, चलो। और तीसरा उसने आराम से पूछा हुआ है सवाल, आसान सा 3 नंबर का, कि बताइए एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस इन विच द बैंकर मस्ट रिफ्यूज द पेमेंट ऑफ द चेक। क्लियर? वो 3 सिनेरियो, काउंटरमांड, डेथ और इंसॉल्वेंसी। सो इसके साथ ही बेटे मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया नेगोशिएबल, लेकिन अब मैं आपको एक एक दफा पास पेपर से गुजार दूं और उसके बाद छुट्टी दे दूंगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन सितंबर 2022 का पास पेपर है बेटा, ये देखो, ये वही वाला आरडीबीएल वाला है जो मैंने भी आपको बुक में करवाया सवाल। ठीक है, तो ये मैं 2022 आपको करवा चुका हूं। क्लियर? आगे आइए ऑटम पे चलते हैं। 2022 ऑटम 2022 के अंदर उसने हमने पूछा है, जरा हम चलते हैं, जस्ट अ मिनट, हम आते हैं जी निगोशिएबल पे। ये वाला सवाल था, ये भी मैं आपको करवा चुका हूं। प्लीज, मैं स्कीम के बाद के 4 पेपर करवा रहा हूं, तो ये दूसरा पेपर भी मैं आपको करवा चुका हूं। चलें आगे चलिए। स्प्रिंग 2023, इसके अंदर ये 2 सवाल थे, ये भी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले करवा दिए हैं, ऐसा ही है। सो ये क्वेश्चन पेपर भी मैं करवा चुका निगोशिएबल के हवाले से। और आखिरी पेपर है ऑटम 2023, ये भी मैंने, ओ सॉरी, ये तो सोल्यूशन है, सॉरी, ऑटम 2023। तो बेटे ये भी मैंने अभी आपको, अगर गौर करें तो मैंने आपको ये वाला सवाल भी करवाया है, ये भी करवाया है, बी पार्ट रह गया था, ये पढ़ के देख लो, ये भी हो गया, बल्कि मैंने लाइबा को दूसरे से लिंक करके ए और बी के साथ ये भी सवाल। तो मैंने टेक्निकली आपको चारों जो आपके रीसेंट पेपर्स हैं 2022, 2023, उस सब में निगोशिएबल जितना भी टेस्ट हुआ है मैंने आपको करवा दिया है। अब सिर्फ हमारा जो कोर्स रह गया है वो पार्टनरशिप का रह गया है, और पार्टनरशिप के साथ पास पेपर्स रह गए हैं। जी जी, पढ़ा दिया, वही बता रहा हूँ सर, वही बता रहा हूँ। सो मैं आपको जितना भी अभी तक कोर्स पढ़ा चुका हूँ वो अप्रॉक्सीमेटली 85 मार्क्स का कोर्स है जो आप मेरे साथ पढ़ चुके हो। वेटेज वाइज बात कर रहा हूँ, बल्कि 85 से ज़्यादा है, लेकिन चलो 85 कह लो रफली। 85 का कोर्स है जो मैं वेटेज में आपको पढ़ा चुका हूँ। उसके पास पेपर्स मैंने चारों करवा दिए हैं, एग्री? और इसके साथ मैंने आपको पिछले पास पेपर के लिए रिक्वेस्ट कर दिया कि आप वो कॉपियर से कलेक्ट कर लेना, ये क्योंकि वो संडे वाले दिन अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, हमारी क्लास होपफुली संडे तक जाएगी। और अब हम अपना स्टार्ट करने लगे हैं पार्टनरशिप एक्ट। हल्का नहीं, हल्का से बस बताने लगा हूं, ताकि नहीं, बस चलें जी, अल्लाह ताला आप सबको साइंदा फरमाए। कल इंशाल्लाह पार्टनरशिप का आगाज करेंगे। कल भी